Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। अब से लेकर 7 बजे तक हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनीजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines first. India's coal sector recorded highest ever production of over 223 million tons in the first quarter in current fiscal. Key domestic indices today close with losses of more than 1%. Sensex finishes below 66,700 level and Nifty settles below 19,750 points. And the rupee appreciates to 81 rupees and 96 paise against the US dollar. भारत के कोयला क्षेत्र में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 223 मिलियन टन से अधिक का अब तक का रिकॉर्ड उच्चतम उत्पादन हुआ दर्ज। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 1% से अधिक के नुकसान पर हुए बंद। सेंसेक्स 66,700 के नीचे और निफ्टी 19,750 के नीचे हुए बंद और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 81 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा। India's coal sector has recorded highest ever production of over 223 million tons in April-June quarter of 2023-24. Ministry of Coal said the Coal India Limited has marked a commendable growth rate of more than 9% during April to June quarter of 2023. The ministry added there is a substantial growth of more than 8% in the production, which highlights India's commitment to meet its energy demands and drive sustainable economic growth. क्या कहेंगे आप जयंतो, ये जो फिगर्स आई हैं कोल प्रोडक्शन की, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, सो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत की, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मूल तौर पे अभी भी हम सबको पता है कि पावर क्षेत्र में काफी हद तक ऑलमोस्ट 65% के करीब रिक्वायरमेंट अभी भी कोल से आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर मौजूदा कोल प्रोडक्शन के साथ साथ पावर सिक्योरिटी और साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इस वक्त हो रहा है देश में, और उसका वजह से जो पावर का कंजम्पशन है, पावर का डिमांड है, वो कोई भी देश का एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी बनता है कि सही रूप से उस पावर डिमांड को मीट करना। तो मैं मानता हूं कि आज का तारीख में पूरा भारत में जिस तरह का प्रगति का साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स न्यू इंडिया का जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स के साथ पूरी तरह से दौर कंधे पे कंधे मिला के पावर क्षेत्र में जिस तरह का उम्मीद किया जा रहा है, इस कोल प्रोडक्शन को जो रिकॉर्ड स्तर आपने अभी जो आंकड़े भी बताए, वो शायद एक और मजबूत करा रहेगा इस दौर पे। तो क्या कहेंगे आप, जो एक एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है, जो टारगेट सेट हुए हैं, वो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक ग्लाइड पाथ होगा। फॉसिल फ्यूल्स का अभी भी बहुत कहें कि इम्पोर्टेंस रहेगी कुछ सालों तक। देखिए, एक तो जो आपने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कहा, ये एक मतलब जरूरी है ये समझना कि इस देश में ओवरऑल नीतिगत रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का साथ साथ और क्लाइमेट का दौरा जो हमारा देश, हमारा सरकार और हम खास करके मौजूदा हमारा सरकार हमारा एनर्जी से कर रहे हैं, जो हमने वादे किए थे माइलस्टोन के हिसाब से, वो तो है जाने, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि देश में जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, वो रातों रातों शिफ्ट तो हो नहीं सकता है नॉन कन्वेंशनल कोल सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। तो उस दौरान जो अभी ट्रांजिशन फेज जिस तरह का है, और जैसे अगले 5, 7, 10 साल का दौरान अगर हम फेज आउट करते रहे,
तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त किसी भी तरह से बाधा ना आए देश का ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल्स में, देश का ओवरऑल जो उन्नति हो रहा है, देश का जो रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसमें किसी भी तरह से बाधा ना आए। शहरें नया बन रहा है, एग्जिस्टिंग शहर बढ़ रहे हैं, कंपनियां नया बन रहा है, उनका डिमांड है, उनका रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें देखते हुए मैं मानता हूँ कि कोल प्रोडक्शन का जो वृद्धि है, इसमें ये कोई चुनौती नहीं है कि भाई हमारा जो दौर रहा, हमारा जो वादे रहे नॉन कन्वेंशनल सोर्स में धीरे धीरे शिफ्ट करने में, उसमें कोई चुनौती बेशक नहीं है। लेकिन इस प्रकार जो दौर इस वक्त चल रहा है और इस वक्त जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ पावर है देश भर में, तो ये जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं उस रिक्वायरमेंट का सहायता करेगा। So, Jayanta, you're trying to say that we are actually in a transition phase from moving from coal to renewable sources, renewable energy sources. Also, EV is now coming up in a big way. So, do you think that it will take a few years before we actually move a little more away from coal and fossil fuel and move towards the other cleaner sources of fuel? It will take some time. See, as I said, these transitions, especially in a country like India, with one of the largest populations in the world, right, and an equally huge demand growth almost every day for power and other requirements that will drive this sector, it's not possible to do a transition immediately. Mm-hmm. But in no way it should be an excuse to not to do a transition over the next 5, 7, 10 years. I mean, as I said, there are sustainable goals. The climate, doctrine has over 130 countries signing the climate doctrine, over 130 countries. Mm-hmm. So there is no chance and there is no scope for moving away from that particular overall vision. Right. Over to a cleaner fuel for a cleaner earth. But however, as I said, the present requirements are so huge, right, and they are so galloping almost every day. Yes. It's important to fuel those requirements through a proper energy. Otherwise, the whole India growth story stands challenged. I mean, if you're speaking of trillions and trillions of dollars of economic growth, this whole growth story will remain challenged unless we absolutely, supplement this growth story with a equally provisioning of, as I said, power, water and whatnot. Why only power? Even water also. सो जयंतु, एक और एस्पेक्ट है कोल से रिलेटेड जिस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जो ऑक्शंस का सिस्टम, ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस का सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको आप कितना एक कहें कि इम्पोर्टेंट कदम मानते हैं ताकि इस सेक्टर में अब जो वो एक कहें कि रफ एजेस थे वो स्मूदन आउट हुए हैं, और आपको लगता है इसलिए भी प्रोडक्शन में हम ये उछाल देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जैसे भी जो भी मतलब उछाल हुए हैं, मूल तौर से उसमें फायदा देश को हो रहा है कि हमें देखना है। मूल तौर से हमें ये समझना है इस वक्त जो देश का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा तरीके से कहीं ना कहीं से पूरा हो पा रहा है। हम सबको पता है ज्यादातर शहरों में, अगर हम कैटेगरी मेट्रोपॉलिटन से बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद वगैरह, ज्यादातर शहरों में पावर का जो चैलेंजेस था वो काफी हद तक सीमित होकर रखा है। लेकिन आप अगर कैटेगरी बी, सी में चले जाए या कैटेगरी इवन डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, तो पावर स्टिल रिमेन्स अ ह्यूज कंसर्न एंड चैलेंज। इंडस्ट्री के लिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अभी भी निर्भर करते हैं अपना ओन पावर रिसोर्सेज में, चाहे वो जनरेटर लगाए, चाहे सोलर एनर्जी लगाएगा, सोलर एनर्जी का उनका पास अलग से पैसा हो। तो मोटी तौर से जैसे मैंने कहा कि सेल्फ रिलायंस इंडिया के लिए बहुत जरूरी है एनर्जी रिलायंट होना, और वो एनर्जी रिलायंट हर दिशा में होना चाहिए। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल तौर से कर रहे हो या कुछ भी, हर दिशा में होना चाहिए। और एनर्जी एक मूल ड्राइव सोर्स होते हैं। हमने देखा है कि कैसे एक जमाना था जहां पे विश्व भर में जिनके पास तेल होता था उनको ओवरऑल पावर होता था टू पुल इन द कॉर्ड्स, टू पुल इन डिस्चार्ज फॉर पॉलिसी वाइज एंड थिंग्स लाइक दैट। अब वो शिफ्ट धीरे धीरे हो रहे हैं। उसमें ये नहीं कि जिनका पास तेल है उनके पास सब कुछ है। हाँ, जरूर है, उनके पास पैसा बेशक है। अभी भी पूरा दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ ही तेल में चल रहा है। शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक प्रोनाउंस शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्ट कहाँ हो रहा है अगर आप देखें, मूल तौर से नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है यूरोप का, नॉर्दर्न यूरोप का कंट्रीज, वहां से मूल तौर से शुरू हुआ है। जाके विस्तृत रूप से जो डेवलप नेशन है, जैसे आप यूएस का बात करें, कनाडा का बात करें, वो लोग अपनाए। और ये एनर्जी के द्वारा ओवरऑल एक डिफरेंट चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब लगातार सारे दुनिया का वर्ल्ड लीडर्स ने बैठ के लगातार जब मीटिंग किए, डिस्कशन किए, तो वहां पे भी एक निर्णय लिया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है
इस फोरम्स में कि चाइना और इंडिया ये दोनों सबसे बड़ा इन दैट सेंस कल्प्रिट है। तो अब ये बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत लंबा डिबेट है, बट मैं मानता हूँ जब हम इंडिया का बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट अगर हम ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन पर यूनिट अगर हम करें, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द रियली लोएस्ट इन द वर्ल्ड कार्बन फुटप्रिंट। एंड हिस्टोरिकल फुटप्रिंट के लिए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही कहें कि जिम्मेदार हैं बहुत हद तक। अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का, जहां से बहुत अच्छी खबर आज नहीं है। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत मिले जुले रहने के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 1% से अधिक के नुकसान में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 66,700 के नीचे आ गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,750 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। सेंसेक्स कुल 1.31% की मंदी से 888 अंक कम होकर 66,684 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1.17% कम होकर 234 अंकों की गिरावट दर्ज करते हुए 19,745 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.13% बढ़कर बंद हुआ और मिड कैप सूचकांक 0.26% गिरकर बंद हुआ। All right, key domestic indices today closed with losses of more than 1% amid mixed cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 66,700 level, while Nifty at the National Stock Exchange settled below the 19,750 points. Sensex declined 888 points or 1.31% to close at 66,684. Nifty also fell 234 points or 1.17% to end at 19,745. In the broader market at the BSE, the small cap rose 0.13%, while mid cap index declined 0.26%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 9 firms appreciated, while those of 21 depreciated. Among the top gainers, Larsen & Toubro jumped up 3.9%, followed by NTPC, which climbed 1.1%. SBI gained 0.8%. On the other hand, Infosys plunged 8.2%, Hindustan Unilever tumbled 3.7%, and HCL Tech declined 3.3%. Wipro and Reliance also fell more than 3%. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors logged gains, while 15 witnessed losses. Capital goods surged 1.7%, industrials sector rose 1.3%, and telecom added 0.4%. On the other side, IT index plunged 4.4%, tech sector declined 3.9%. Consumer durables fell 1.1%. The overall market breadth was negative as shares of 1,615 companies rose, while those of 1,772 fell. A total of 127 shares remained unchanged. Jayanta, when Sonu was reading the stock market, she said, "Achhi khabar nahi hai," but I was just thinking that it's also relative. I mean, considering it, if you pitch our Sensex against the economy of the world, then UK is going through inflation, US is having its own problems, and China is having economic slowdown. In the light of all that, we can say we are doing pretty well. We touched 67,000 plus, but is it good news, bad news? How do you rate it? Let's hear you out. Well, obviously, I will not celebrate 900 points fall in the Sensex. We saw it happen today. But it's not a day story of a Sensex. If you do a close watch, we had started with really in the last 2-3 weeks, it has been flying off and almost, vehemently opposing all sorts of analysts when everyone was actually thinking of the markets to correct down from here, which never happened. We have successively reached almost all new highs in the recent past, and I think today was a correction which was awaiting for long. Western, although the reasons of correction was not a broad-based one, which was basically led by Infosys poor guidance for the next 2 quarters, and obviously the IT stocks to some extent had a really impinging factor on how the Sensex would be acting today. And this was more than to come earlier than later. So that's one part of the story. The other part is, while we are at 67,000 levels,
if you do a closer watch, when Sensex was at 58,000 levels, the value of the stock market was much more, because if you check out the PE multiples, the price to earning ratio, the PE multiples were much higher at 58,000 levels and far more higher at 45,000 levels. So that's just for the sake of statistics which I'm mentioning these figures. What's important to understand is at this point of time, specifically when almost every single investor, including the small investor, is sitting on some profit or the other, which I believe, is something to be very happy about. Yes. But then what now from here? And to sustain these levels, do we foresee another real good rally from here, or do we foresee the Sensex to settle down? If you ask me very fairly, I would like the Sensex to consolidate at a particular level, to actually have a good foundation and then grow from there. There is no doubt India's growth story and the macro parameters to some extent helping what the Sensex is at these levels. Although there are a lot of global headwinds, and that's what yesterday Infosys has also pronouncedly said in the state, where they spoke of macroeconomic global headwinds severely impinging upon the industry. And somewhere down the line, this will also affect some other industries too. But I wouldn't like to offer myself as a doomsday sort of a scenario, specifically when most of our investors are sitting on really good profits at this point of time, be it in mutual funds or be it in stocks. But what's important to understand is what from now, here on, do we foresee, say, in the next 5 to 6 months, and where should the Sensex go in from here? It's important to understand that you can book profits at this point of time, I would suggest. If you are really sitting on stocks which have given you more than what you are expecting from them, and then again maybe come back when the market settles down or consolidates a bit more. The second part also is to understand that markets will not continuously keep on moving upward. I mean, that's the basic theory. Nor do the markets will keep on falling every single day. So that's another theory which always stands true. So rather than get carried away at the rally, I strongly believe it's important to understand, to focus on stocks you would like to invest, stocks you would like to reshuffle. This is a good time to reassign your portfolio. And as I said, if you believe that you were in the last 2-3 years stuck in some stocks which were quite retarding your investment expectations, and I'm sure they have brought in some benefits on the table to you, then I think it's good time to book profits and move on. सो जयंत, आप कह रहे हैं कि काफी रनअप आया था बाजार में 6 दिनों से लगातार. अगर हम 6 दिनों की भी बात करें, लगातार हमने देखा कि 66,000 पे पहुंचा पिछले फ्राइडे, परसों 67,000 पे पहुंचा. सो आपको लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन है, और पीई जो रेशियो है वो भी आप कह रहे हैं कि 20 के आसपास है. सो आपको लगता है कि ये एक स्टेबल मार्केट है, और जो इन्वेस्टर्स एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टेड है बाजार में, उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, वो बने रहें बाजारों में? देखिए, चिंता की बात नहीं है. अगर चिंता का वजह से मार्केट चलता है हमेशा देखेंगे मार्केट में लोग खरीदता है, बेचता है चिंता का वजह, और वो चिंता पॉजिटिव हो सकता है, चिंता नेगेटिव हो सकता है. दैट्स व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर इन द स्टॉक मार्केट. जिस दिन मार्केट से चिंता दूर हो जाएगा, उस दिन मार्केट नहीं रहेंगे. लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं आके पैसा बनाए. कुछ लोग ज्यादा बनाते हैं, कुछ लोग कम बनाते हैं, कुछ लोग कमाते भी है. तो आपको ये देखना है कि आप इस मार्केट में इस दौरान जहाँ पे 66-67 हजार सेंसेक्स है, आप इस मार्केट से क्या आगे उम्मीद कर रहे हैं, और उस उम्मीद के दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट लेवल एक्सपेक्टेशन है, चाहे आप कितना भी अच्छे स्टॉक अगर आप करें, अगर आपका पोर्टफोलियो बास्केट अगर आप नजर करें, तो उसमें क्विक रिस्पॉन्स हमेशा होगा. और आपको ये देखना है कि इस मार्केट से जो सेंसेक्स जितना परफॉर्म कर रहे हैं, आप उतना एवरेज में परफॉर्म करें, या अगर आप उतना अच्छे से एवरेज परफॉर्म ना करें, कम से कम उसका आसपास रहने का कोशिश करें. तो जैसे मैंने कहा कि चिंता के साथ साथ बहुत जरूरी है कि सही निर्णय ले, किस आंकड़े में, किस स्तर पे आप पहुंच के इस मार्केट से उम्मीद करते पैसा कमाना. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक प्राइम इन्वेस्टमेंट रूल है कि आपका जो मूल पूंजी है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसमें आपको गंवाना नहीं है. तो पड़ोसी को सुन के अगर आप कोई स्टॉक ऐसे जिस पर किसी ने नाम नहीं पैसा लगा दिए कि भाई इसमें 2 हफ्ते में कुछ रिटर्न मिल जाएंगे, उस तरह के इन्वेस्टर का, निवेशक के साथ हम बात नहीं करते, ना हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं. ये जरूर समझना है कि आपका अपना एपेटाइट कितना, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट, तो उस दौरान किस ब्याज दर के हिसाब से आप इस अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो से आप
रिस्क और बैलेंस और रिटर्न की तीनों चीज अगर आप मूल के मतलब पाई चार्ट बना के कैसा इस मार्केट का फायदा उठाना था तो आपको ऊपर निर्भर करते हैं। और शुरुआत में जैसे मैंने कहा इस स्तर पे कुछ स्टॉक्स जहां पे आपको लग रहा है कि अगर आपको अच्छे आंकड़े मिले हुए और अगर आपका इस वक्त या अगले 2 महीने में अगर आप पोर्टफोलियो रिफाइन करना चाहते हैं तो ये अच्छा एक समय है प्रॉफिट बुक करके आप दूसरा स्टॉक में जाके निवेश करें। तो चर्निंग के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जहां से निकल के किन सेक्टर्स में जा सकते हैं? ब्रॉडली अगर कुछ आप थंब रूल बता सकें। देखिए पावर सेक्टर से हम कोल के बारे में बात करते हैं। पावर सेक्टर में पीएसयू कंपनीज काफी सारे अच्छे हैं इस वक्त और डिस्पाइट स्टॉक मार्केट काफी अच्छा दौर रहा, वो स्टॉक सस्ते तो नहीं है लेकिन काफी अच्छे दरों में है जहां पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि डिविडेंड के साथ अगर एक मिक्स है कि भाई स्टॉक से मेरे को डिविडेंड मिले और कुछ स्टॉक का कीमत का वृद्धि का वजह से कुछ फायदे वो हो तो उसका एक मिक्स लेके चले तो आप साल 2 साल करीबन 14 से लेके 22% तक आप रिटर्न कर सकते हैं पावर सेक्टर में कुछ पीएसयू स्टॉक आप अपना रिसर्च करें। दूसरा रहा एफएमसीजी। नाउ एफएमसीजी में इस बार जिस तरह का दौर हुआ था या उम्मीद किया जा रहा था उस तरह का दौर हुआ नहीं। मार्केट में स्टॉक में बेशक उछाल आया हुआ है लेकिन जैसे उम्मीद किया जा रहा था कि लगातार एक रन अवे ग्रोथ स्टोरी जो है एफएमसीजी में नहीं हुए है। हालांकि एफएमसीजी का जो मार्केट लीडर है हिंदुस्तान लीवर उन्होंने कहा कि भाई शायद वो बहुत अच्छा नतीजे बिजनेस ग्रोथ की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून के बाद, तो उस तरह का आंकड़े के साथ अगर लेके चले तो हाँ जरूर ये एक अच्छा एफएमसीजी क्षेत्र में आप जाकर निवेश करना कोशिश करें। मेरा अपना निजी एक बहुत पसंदीदा क्षेत्र है वो है बैंकिंग का क्षेत्र जहाँ पे खास करके आपका टॉप 3 और 4 प्राइवेट बैंक हो या पीएसयू बैंक जो सॉलिड 4-5 हो जहाँ पे आप अपना निवेश कर सकते हैं। महंगा है 52 वीक हाईएस्ट रेट इस वक्त है उस वक्त मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो भी ब्लू चिप्स है सब में दे आर नियरिंग द 52 वीक हाई एक क्षेत्र छोड़ के, तो वो सारे स्टॉक्स में भी बेशक आप देखते हैं। And Jayanta, our report says that IT index plunged 4.4% and going deeper, Infosys plunged and Wipro, Reliance also plunged. What do you attribute to this fall in the IT sector? US went through a lot of recession hai, nahi hai, confusion. Technically recession is there, but now their economy is bouncing back. Despite that, do we see a plunge in the IT sector? How? Why? See, IT obviously is severely challenged with the fact that there is a fall in demand in terms of businesses, in terms of their growth, and as a result of it, there is a lot of downsizing happening. And the fall in demand is happening because there is, as I said, macroeconomic headwinds severely established in the European and American market, which need not get necessarily translated to how stock markets are executed. That challenge would remain for the next 3 to 6 months or even a year. It all depends cyclically how the IT sector and how long it takes for it to come out. आइए अब चलते हैं करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 81.96 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.01 पर था। रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का तो अन्य एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला था। हांगकांग का हैंगसेंग 0.8%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.4% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% की बढ़त में रहे, लेकिन जापान का निक्केई 0.6% की गिरावट में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में रुख मिला जुला था। लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। फ्रांस का कैक 0.3% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की गिरावट चल रही थी। A look at the U.S. markets. Well, the S&P 500 and Nasdaq fell yesterday amid below expected quarterly results of Tesla and Netflix. The Dow managed to climb for a 9th straight day. The Dow Jones Industrial Average gained 0.5%, while the S&P 500 index fell 0.7%, and the Nasdaq Composite Index declined 2.1%. Jayanta, when we talk of the rupee, 18 countries have agreed to trade with rupee as the international currency. Sri Lanka has agreed. Where do you see the Indian rupee going? We know that for the moment it's the US dollar which dominates all the way. What do you have to say to that? Well, I guess it will really take a long time for the Indian rupee to actually be that friendly, even preferred exchange for any international trade.
It's important to understand that over the last 15 to 18 months, rupee as a trade medium has been accepted by many nations, depending on the bilateral trade that has been happening between the nation and India per se. But of course, I mean, the debate is a quite old one, because when euro was created, there was a strong focus on the euro taking over as a global currency, which never happened. Yes. It never replaced the dollar. So it's really a long-run story, and in terms of economic prowess and things like that. But what's important to understand is, at least if rupee becomes a much more accepted currency for trade, at least with the continents in, say, for example, Latin America and Africa and all, and if you can enter those countries as an accepted currency for international trade, it will be a good step forward. And I guess that if you have the Eiffel Tower, you can probably pay in rupee, right? Absolutely. And बहुत briefly, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन को फिर क्रॉस कर गए हैं, 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए. आपको लगता है कि ये भी स्टेबिलिटी दर्शा रहा है हमारी करेंसी की और इकोनॉमी की? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स का जिस तरह का स्तर इस वक्त है, और पिछले 15-20 साल के दौरान अगर आप देखें कि ये अब चिंता का विषय नहीं रहा, तो ये जरूर है आंकड़े का तौर से आप उसको स्टेबिलिटी के तौर से देख सकते हैं. लेकिन मैं मानता हूं देश में प्रगति इस वक्त जिस तरह का स्तर पे है, और देश का निजी जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहे या निजी निर्भरता का जिस तरह का दौर चल रहा है, उस दौरान एटलीस्ट जो स्थिति हम लोग का 80s में या 90s में थे, एक चिंता था कि भाई फॉरेक्स रिजर्व का रातों रात किस तरह का खत्म हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, उस तरह का स्थिति नहीं है. $600 बिलियन वुड टेक केयर ऑफ our imports as well as our, basically our oil requirements to a really, really long period of time. जी, अब रुक करते हैं कमोडिटीज का. Global crude oil prices today rose more than 1% amid reports of better demand prospects. Evidence of tightening supplies and reports of economic stimulus in China also helped gain in crude prices. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.60 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $76.60 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 230 रुपए की गिरावट से 59,325 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 200 रुपए की गिरावट से 75,250 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $2,004.40 प्रति आउंस पर था. चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $25 प्रति आउंस पर थी. हमारे पास 15 सेकंड बाकी हैं. आप क्या ऑयल की कीमत पर आपको कुछ चिंता है? $82? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं कि इस वक्त ऑयल का ऊपर चुनौती बने रहेंगे. थोड़ा बहुत वृद्धि बेशक हुआ है ऑयल कीमतों का, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल हेडविंड्स का अगर हम बात करते हैं तो ऑयल का कीमतों में भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता और जरूर आने वाली है. राइट. जैन, तो समय समाप्त हो गया, तो चर्चा को भी यहीं विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप शामिल हुए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी आपने. And friends, here are the headlines again. India's coal sector recorded highest ever production of over 223 million tons in the first quarter in current fiscal. Key domestic indices today close with losses of more than 1%. Sensex finishes below 66,700 level. Nifty settles below 19,750 points. And rupee appreciates to 81 rupees and 96 paise against the US dollar. That's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. डैडी डैडी, गाड़ी रुक गई, चलाओ ना. बेटा चाबी भर दूंगा, फिर चलने लगेगी. ये देखो. डैडी देखो, फिर रुक गई. क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा, हर बार. इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा. LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी.